हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, सब बेहतर होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवाने वाला हूं। टॉपिक है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एग्ज़ाम के अंदर, हर शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम के अंदर आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो शुरू करेंगे दोस्तों, आज के इस टॉपिक को बेहतर ढंग से तैयार कर लेंगे। लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवा दूंगा ताकि आपको पता चले कि इस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आपका निदानात्मक शिक्षण क्या होता है। यहाँ से थोड़ी देर के लिए अगर इन सब चीज़ों को भूल जाए और 1 मिनट की चीज़ सुन ले तो पूरा आपका फाइनल हो जाएगा। पूरा टॉपिक क्लियर आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब देखिए कोई पेशेंट जाता है, मान लीजिए कोई बच्चा गया, डॉक्टर है। अब बच्चे को कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर क्या करता है भाई, सीधे तो दवाई लिखेगा नहीं। पहले क्या करेगा, पहले डायग्नोस करेगा, ठीक है। यानी इसकी कमी को पता लगाएगा कि बच्चे के अंदर कौन सी कमी है। हालांकि ये बच्चा हंस रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति गया तो डॉक्टर पहले क्या करेगा, डॉक्टर उसकी कमी को पता लगाएगा कि इसके अंदर कौन सी कमी है और फिर इसका क्या करेगा, उपचार करेगा, ठीक है। तो निदानात्मक क्या होता है, डायग्नोस्टिक, ठीक है। डायग्नोस्टिक सेंटर आपने सुना होगा जहाँ पर आपकी टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट या कोई सा भी टेस्ट। तो सेम वैसे है। तो आपका ये क्या होता है, इस प्रक्रिया में, आपके निदानात्मक शिक्षण की प्रक्रिया में छात्रों की असफलता के कारणों, उनकी कमियों और कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। इसमें पहले शिक्षक क्या करेगा, अब आपको क्या करना है, इसकी जगह, डॉक्टर की जगह आपको टीचर ले लेना है और यहाँ पर पेशेंट जो है वो बच्चा ले लेना है, स्टूडेंट। तो इसमें क्या है, जो शिक्षक होगा वो बच्चे की असफलता के कारणों का पता लगाएगा। यानी बच्चा क्यों असफल हो रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे उसके मार्क्स बार बार कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, कमी कहाँ पर है, कौन सी कठिनाई हो रही है उसे चीज़ों को समझने में। तो जब ये सारा पता लगाएगा, ये सारी बातें पता लगाएगा, तो इसे ही बोलते हैं दोस्तों निदानात्मक शिक्षण, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर हुई, ज़्यादा बहुत आपका लेंथी नहीं है। अगर निदानात्मक परीक्षण किया जाता है तो इसका उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, एम्स क्या है। निदानात्मक परीक्षण छात्रों की कठिनाइयों का उपचार करता है। भाई जब किसी चीज़ की, जब आपको बीमारी का पता चलेगा तभी तो आप उसका इलाज करेंगे। जब छात्र की कमी का पता चलेगा तभी तो शिक्षक उसका उचित जो है रेमेडी कर पाएगा, ट्रीटमेंट कर पाएगा। ट्रीटमेंट मतलब उसका बेहतर ढंग से उसे शिक्षा दे पाएगा। इसके माध्यम से छात्र की किसी मुख्य विशेषता या गुण का ज्ञान होता है। बच्चे के अंदर कौन सी विशेषता है, कौन सा गुण है, इसका ज्ञान टीचर को होगा। अध्यापकों को अपनी शिक्षण विधियों को प्रभावशाली बनाने में योगदान प्राप्त होता है। यानी अध्यापक जब ये चीज़ समझ जाएगा कि बच्चे के अंदर कौन सी कमी है, कौन सी कठिनाई है, तो और ढंग से, मतलब और बढ़िया लेवल से उसको पढ़ाएगा और तब क्या होगा, अपनी शिक्षण विधि को प्रभावशाली वो बना सकेगा ताकि बच्चा सीखने लगे। अब आते हैं दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण पर। निदानात्मक आपका पता हो गया कि कमियों का पता लगाना निदानात्मक बोला जाता है। उपचारात्मक क्या होता है, रेमेडियल टीचिंग। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें निदानात्मक परीक्षण से जो पता लगता है, जो बच्चे की त्रुटियां और कमियां पता लगती है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी समाधान किया जाता है। बच्चे क्या पता चला कि भाई बच्चा जोड़ में जो है वीक है, यहाँ पर ये चीज़ भूल रहा है, तो पहले उसका निदान किया गया, उसके बाद क्या किया गया, उसे उपचार दिया गया, ठीक है। तो आपको बेहतर ढंग से एग्जाम्पल समझ में आया होगा मेरा। अगला क्या है, अब देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण का वर्गीकरण 2 तरीके से किया जा सकता है भाई। एक तो मंद बुद्धि वाले जो हैं स्टूडेंट, और एक जो प्रखर बुद्धि वाले हैं। इनके लिए उपचारात्मक शिक्षण और प्रखर बुद्धि वालों के लिए। तो मंद बुद्धि वालों के लिए क्या किया जा सकता है, ये भी आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। मंद बुद्धि छात्रों को कक्षा में आगे बैठने का स्थान दिया जाए। भाई जो आपका स्टूडेंट आपको लगता है कि वीक है, उसको आगे की सीट दी जाए। आगे की सीट दी जाएगी तो टीचर के संपर्क में वो ज़्यादा रहेगा तो अच्छे से उसे चीज़ें समझ में आएंगी। मंद बुद्धि, और एक तो आगे बैठने से उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। पीछे बैक बेंचर आपके बैठते हैं, ठीक है। जो मंद बुद्धि होते हैं छात्रों को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। तो यहाँ पर जो मंद बुद्धि है, जो वीक हैं पढ़ने में, उन्हें व्यक्तिगत तौर पर शिक्षक देखे, खुद के स्तर पर देखे कि भाई हमको इस बच्चे को अच्छा करना है, इसका स्तर, इसका लेवल सुधारना है, तो ये व्यक्तिगत तौर पर किया जाए। दृश्य श्रव्य जो सामग्री है, जो उपकरण हैं, जो विजुअल ऑडिबल जो इंस्ट्रूमेंट हैं, उनका प्रयोग किया जाए जिससे बच्चा जो है देख सके, सुन सके। ऐसी चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए और उनकी उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए।
मंदबुद्धि छात्रों से क्रियात्मक एवं प्रयोगात्मक कार्य करवाए जाएं, ऐसे कार्य करवाए जाएं, ठीक है, जो एक्टिविटी बेस्ड हों। ऐसे कार्य मंदबुद्धि बालकों से करवाए जाएं शिक्षक की उपस्थिति में। और खेल विधि द्वारा पढ़ाया जाए, क्योंकि खेल एक ऐसी चीज़ है जो मंदबुद्धि हो या तीव्र बुद्धि सबको अच्छा लगता है। तो खेल विधि द्वारा पढ़ाया जाए, कुछ ऐसी विधि निकाली जाए जिससे खेल खेल में बच्चे सीखें। ऐसे छात्रों को मौखिक व लिखित प्रश्नों का भी अभ्यास कराया जाए। प्रश्न कैसे होने चाहिए? व्यवहारिक होने चाहिए। व्यवहारिक का मतलब क्या होता है? जो आपके डेली लाइफ में यूज हों। ऐसे कुछ क्वेश्चन होने चाहिए जो बच्चा अपने इन्वायरमेंट से रिलेट करता हो, वो क्वेश्चन जो है बच्चे के इन्वायरमेंट से रिलेट करता हो, ऐसे प्रश्न होने चाहिए। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। प्रखर बुद्धि की अगर बात करें तो प्रखर बुद्धि के जो बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि उनको कोई ज़रूरत नहीं है, उनको भी ज़रूरत है। जो प्रखर बुद्धि वाले छात्र हैं इनको उचित गाइडेंस दिया जाए, ठीक है, उचित मार्गदर्शन। भाई अच्छा करना है तो और अच्छा करें। इसके साथ अध्ययन है तो विशेष सामग्री इनको प्रदान की जाए इनके स्तर से। प्रखर बुद्धि के छात्रों को उनके स्तर के अनुसार ज्ञान दिया जाए, यानी वो जैसे अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उन्हें और अच्छा कुछ किया जाए, कुछ क्रिएटिव किया जाए उनके साथ, ठीक है। प्रखर बुद्धि छात्रों को समय समय पर उचित सम्मान मिलना चाहिए। ये सम्मान क्यों मिलना चाहिए? भाई मैंने आपको पढ़ाया पॉजिटिव आपका जो रीइंफोर्समेंट होता है निगेटिव, स्किनर साहब में, ठीक है। स्किनर की थ्योरी मैंने करा के रखी है, आप चैनल पर जाएंगे आपको पता चल जाएगा, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे तरीके से सरल लैंग्वेज में मैंने वहाँ पर आपको बताया है। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट किसी को दिया जाएगा, सम्मान मतलब यहाँ पर रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा पॉजिटिव, तो क्या होगा भाई, जो आपकी क्रिया है वो तो अच्छी होगी ही, ठीक है। जब रीइंफोर्समेंट मिलेगा तो आपका रिस्पॉन्स तो अच्छा होना ही है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे? अब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण है। क्या है? शिक्षार्थी के सीखने में आने वाली रिक्तियों को भरना, गलत रूप से समझी गई अवधारणाओं को सही करना, कक्षा में सजातीयता को बनाए रखना, नई भाषा गतिविधि से परिचय कराना। तो रेमेडियल टीचिंग क्या है? भाई शिक्षार्थी के सीखने में जो कमियां आ रही हैं उनको भरना, उनमें सुधार करना। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी वाला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी छात्र की भाषा शिक्षण में कमजोरी के कारणों या अधिगम की कठिनाई के कारणों की जानकारी किसके माध्यम से की जाती है? भाई कमजोरी, ठीक है, अधिगम में आ रही कठिनाई किसके माध्यम से की जाती है? बताइए। उपचारात्मक परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक या उक्त सभी? तो यहाँ पर कमी का पता किस में लगाया जाता है? कमी का पता लगाया जाता है तो उसे निदानात्मक परीक्षण बोला जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उपचारात्मक में उपचार किया जाता है, रेमेडी प्रोवाइड करवाई जाती है। अगला क्या है? उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? बताइए भाई। ए ऑप्शन कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय या अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो डी ऑप्शन आपका सही है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करेगी? जब आप समस्याओं के कारणों की सही पहचान करेंगे तभी तो निर्भर करेगी, तभी क्या होगा, उपचारात्मक शिक्षण आप दे पाएंगे, सफल होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इन चीज़ों का लाभ ले सके फ्री ऑफ कॉस्ट। अगला क्या है? शिक्षकों को अपने छात्रों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, यानी शिक्षक जो है अपने छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए। वे अक्सर संकेत करते हैं विभेदित पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, अपने ज्ञान का विस्तार, उपचारात्मक रणनीति आवश्यक है, क्षमता समूह के लिए मार्ग। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपचारात्मक रणनीति आवश्यक है, त्रुटियों का अध्ययन करना, उपचारात्मक रणनीति इसमें आवश्यक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका कमजोर तथा पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है निदानात्मक मूल्यांकन के बाद, उपलब्धि परीक्षण के बाद, निदानात्मक परीक्षण से पहले, उपलब्धि परीक्षण से पहले। बताइए भाई उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग कब करेंगे? निदानात्मक पहले करेंगे क्या, या निदानात्मक मूल्यांकन के बाद करेंगे? बाद करेंगे। निदानात्मक जब मूल्यांकन हो जाएगा, आप पहले डायग्नोस करेंगे प्रॉब्लम को, उसके बाद रेमेडी करेंगे। तो यहाँ पर आपका निदान करने के बाद उपचार करेंगे, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा बेस्ट क्वेश्चन है। यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है, बार बार कोई छात्र अनुत्तीर्ण हो रहा है मैथ्स में, तो छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है यह जानने के लिए आप क्या करेंगे? बताइए। लिखित कार्य देंगे,
मौखिक कार्य, निदानात्मक कार्य या उपचारात्मक कार्य। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पहले अगर कमजोर है तो कमजोरी का पता लगाएंगे, और कमजोरी का पता लगाएंगे तो पहले निदानात्मक कार्य करेंगे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, देन आप उपचारात्मक कार्य करेंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मैंने आपको टॉपिक आपका क्लियर करवा दिया है, कवर करवा दिया है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में बेस्ट आपके क्वेश्चंस और बेस्ट पॉइंट्स के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।